students, welcome to Yukti's Learning Diary. आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। एंड इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास भी थी। उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने देखा था कि ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से हुआ था, कौन से वर्ड से हुआ था। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स and the definitions of economics which was given by different authors। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर कवर की थी। जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन रहता है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द क्लास। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना, बिकॉज अभी उस आवाज़ को बंद करने का कोई सोल्यूशन मिला नहीं है मुझे। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आवर टॉपिक इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI कहते हैं। तो RBI नाम किसी ने नहीं सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने कभी ना कभी तो हमारी अभी तक की लाइफ में, जैसे कि हम फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी तक के लिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, और थोड़ी बहुत हमको उसके बारे में नॉलेज भी है। ठीक है। सो हर कंट्री में मॉनिटरी सिस्टम या एंटायर मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक बॉडी होती है। हर एक कंट्री में जो कंट्री का एक पूरा मॉनिटरी सिस्टम होता है, उसको मैनेज करने के लिए हर कंट्री में एक बॉडी होती है या फिर एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है। क्या होती है? एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है जिसको उस कंट्री में नाम देते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर है RBI, अमेरिका में है फेडरल ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE। ठीक है। तो ऐसे हर कंट्री में एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है जो उस एंटायर कंट्री के मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करती है। ठीक है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो अगर आपने नहीं देखा होगा, मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पर लगा दूँ। तो पहले आपको क्या करना है कि इंडिया, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस लोगो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टाइगर दिखेगा, एक पाम ट्री दिखेगा और पाम ट्री की लीव्स दिखेंगी, और ऊपर और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अगर एग्जामिनर को बेसिक क्वेश्चंस पूछने हो तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, ताकि हमको ये सब जानना ज़रूरी है। अगर आप लोगो देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसे सर्कल में है, यहाँ पर कहीं टाइगर बना हुआ है एंड उसके ऊपर पाम ट्री बना हुआ है और उसकी लीव्स हैं। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में जो टाइगर है वो क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड पावर। ठीक है। देन पाम ट्री सिंबलाइज करता है हाई ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड पाम लीव्स रिप्रेजेंट करती है नॉलेज एंड विजडम। अब अगर हम इस तीनों चीज़ों को याद करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि टाइगर के पास बहुत सारी पावर होती है और उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। तो इससे याद कर सकते हैं कि इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में ये टाइगर डाल रखा है जो शो करता है स्ट्रेंथ एंड पावर। ठीक है। अब ये ऐसे तो हम सबको पता है कि पावर होती है टाइगर के पास और स्ट्रेंथ भी होती है, बट अगर हमको चीज़ें याद करनी है और बिना अपने दिमाग में ज़्यादा जोर डाले, अगर हम सिंपल तरीके से ये चीज़ें याद कर सकते हैं ऐसे तरीके से। ठीक है। अब पाम ट्री है। अब पाम ट्री क्या होता है? जैसे कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। अब यहाँ पर टाइगर बना हुआ है,
ठीक है। देन यहाँ पर ट्री, पाम ट्री बना हुआ है और ये है ट्री, पाम ट्री की लीव्स ऐसे ऐसे। ठीक है। अब टाइगर ने तो रिप्रेजेंट किया कि उसके पास स्ट्रेंथ एंड पावर है। पाम ट्री होता है जो लंबा होता है ना, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में पाम ट्री इसलिए डाला है ताकि हमारी जो कंट्री है, कंट्री मतलब वो ग्रो हम ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ, तो इसीलिए मतलब लंबा है वो, और उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, जिससे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम ग्रो करेंगे और हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ग्रो करेगी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि पाम ट्री ये रिप्रेजेंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में। देन पाम लीव्स जो होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉलेज एंड विजडम। ठीक है। आई थिंक ये तीनों अगर आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार चीज़ें बिठा लोगे ना माइंड में, तो फिर आपको वापस है ना उस चीज़ों में मतलब उस चीज़ों को एकदम जोर दे के याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। देन वेट अ मिनट, हाँ, देन टाइगर पढ़ लिया हमने, पाम ट्री पढ़ लिया एंड पाम लीव्स क्या है, सिंबलाइज कर रही थी नॉलेज एंड विजडम। अब जो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ओरिजिन या फिर वो कहाँ से स्टार्ट हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ, वो बात करें हम, तो वो है 1913। 1913 में चैम्बरलेन कमीशन अंडरलाइंड द नीड फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चैम्बरलेन कमीशन है, चैम्बरलेन अंडरलाइन एक कमीशन है जिसने बोला था, सबसे पहले उसने बोला था कि इंडिया को एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, मतलब एक पूरी एंटायर मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, सिर्फ उसने ऐसा बोला था। ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर कि 1930 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना नहीं था, सिर्फ चैम्बरलाइन कमीशन ने ही कहा था कि इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत है। देन फिर 1926 में हिटलॉन यंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक टू बी नेम्ड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब 1913 में तो हमको बोला था कि ज़रूरत है, बट 1926 में हिटलॉन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। क्या किया था? रिकमेंड। अब आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि रिकमेंड कब किया था, और मतलब शुरुआत से मतलब है कि हम बोल सकते हैं 1930 में चैम्बरलाइन कमीशन ने अंडर बोला था कि हमारे इंडिया को एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। ठीक है। बट 1930 में वो बना नहीं था। अब 1926 में आएंगे तो हिटलॉन यंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट मतलब हिटलॉन यंग एक यंग मैन था, हम इसे याद करते थे, एक हिटलॉन यंग एक मैन था जिसने रिकमेंड किया था कि नहीं, अब इट्स अ हाई टाइम फॉर दैट कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक हो जिसका हम नाम दे सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पेज से सीखा कि जस्ट अ मिनट, ओके, सो इस पेज में हमने सीखा कि हर एक कंट्री में एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है जो एंटायर मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए वर्क करती है। इंडिया में जिसका नाम जो इंडिया में मॉनिटरी अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में तीन चीज़ें हमको नोटिस करनी है, जो है टाइगर, पाम ट्री एंड पाम लीव्स। देन 1930 में चैम्बरलाइन कमीशन underlined the need for the central bank of India। 1930 में चैम्बरलाइन कमीशन ने कहा था कि इंडिया को एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है, बट उसके बाद कुछ किसी ने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। बट देन 1926 में अगेन हिटलॉन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया कि नाउ इट्स अ हाई टाइम टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल बैंक टू बी नेम्ड एज अ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहेंगे. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, इट इज ऑन 1 अप्रैल 1935, 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1939 RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता. देन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ. 1930 में तो रिकमेंडेशन, मतलब ऐसा बोला था कि हमको इंडिया को एक ज़रूरत है. देन 1926 में हिटलॉन यंग ने बोला था कि नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट इंडिया नीड्स अ सेंट्रल बैंक विच शुड बी नेम्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक. देन 19 इन दोनों बैंकों में तो इन दोनों ईयर में स्टैब्लिश नहीं हुई थी RBI, बट जो एक्चुअल में स्टैब्लिश हुई थी RBI वो ईयर था 1935, ठीक है. और फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक. अब क्या हुआ 1935 में इस्टेब्लिश हुआ इन RBI इन कोलकाता. अब सबसे पहले जब इस्टेब्लिश हुआ था RBI, वो तब प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था. एज अ मतलब जैसे कि आज हम कहते हैं RBI इज़ अ बैंकर्स बैंक, मतलब वो पूरी एंटायर मॉनिटरी सिस्टम को मैनेज करता है इंडिया के. बट जब एक्चुअल में फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था RBI, तब वो प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़. जब इस्टेब्लिश हुआ था तब कोलकाता में हुआ था एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक एंड एज ए ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ अंडर द RBI एक्ट 1934. अब ये चीज़ भी आपको याद करना ज़रूरी है कि अब ये चीज़ भी आपको याद करनी ज़रूरी है कि 1935 में तो वो इस्टेब्लिश हुआ था, बट जो इसका एक्ट बना था वो है 1934, और ये पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ 1937. अब इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में अंडर द एक्ट ऑफ 1934. एंड अब 2 साल तक तो इन्होंने काम किया कोलकाता में, ठीक है. अब 2 साल बाद ये शिफ्ट हुए मुंबई. कौन से ईयर में? 1937. अब 2 साल बाद कोलकाता से RBI शिफ्ट हुआ मुंबई इन द ईयर 1937, ठीक है. और इसका हेड ऑफिस शिफ्टेड टू मुंबई, ठीक है. अब 1938 में फिर 1 साल बाद हुआ स्टार्टेड इशूइंग नोट. अब जब RBI स्टैब्लिश हुआ था तभी उसने नोट छापना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, या नोट इशू करना स्टार्ट नहीं किया था. फर्स्ट तो वो एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह उसने स्टार्ट किया था विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ वेट अ मिनट. ओके, फर्स्ट तो उसने स्टार्ट किया था विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, ठीक है. एंड देन 1937 में उन्होंने शिफ्ट हो गए थे वो मुंबई. देन 1938 में स्टार्टेड इशूइंग नोट, ठीक है. अब ये आई थिंक याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि 1935 में तो उन्होंने स्टार्ट किया. देन अंडर द एक्ट ऑफ 1937. देन 2 साल बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए. फिर मुंबई शिफ्ट होने के 1 साल बाद उन्होंने नोट इशू करना स्टार्ट किया. देन अब हमारा जो इंडिया है वो कब स्वतंत्र हुआ था? वो हुआ था 1947 में. अब जब इंडिया स्वतंत्र हो गया था इन द ईयर 1947 स्टॉप्ड, तो RBI ने क्या किया था? स्टॉप्ड वर्किंग फॉर द बुर्मा एंड म्यांमार, ठीक है. बुराना या म्यांमार के लिए नोट इशू करना बंद कर दिया था. फिर जो हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके जस्ट 1 साल बाद 1949 में
stopped working for the पाकिस्तान also। फिर 1948 से पहले हम लोग पाकिस्तान के लिए भी नोट इशू करते थे, पाकिस्तान और म्यांमार के लिए भी नोट इशू करते थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्या देखा हमने कि 37 में तो हम सबसे पहले RBI बनाया अंडर द एक्ट ऑफ 1937। फिर 2 साल बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई शिफ्ट होने के 1 साल बाद हमने नोट इशू करना स्टार्ट किया। दैन फिर नोट इशू कर कब किया? 1938 में। ठीक है, अब फिर हम सीधा चले जाएंगे 1947 में। 1947 में हमने स्टॉप्ड वर्किंग फॉर बुराना एंड म्यांमार। बुराना और म्यांमार के लिए नोट इशू करना बंद कर दिया। ठीक है, फिर 1947 में हम जैसे ही आज़ाद हुए तो हमने सबसे पहले पाकिस्तान को नोट देना बंद कर दिया। कौन सा ईयर? 1948। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग इज 1 जनवरी 1948। अब देखो 1948 में हमने बंद किया पाकिस्तान को देना। अब 1949 में हमने क्या किया? नेशनलाइजेशन ऑफ RBI। नेशनलाइजेशन ऑफ RBI क्या होता है कि जो सबसे पहले जब RBI इस्टेब्लिश हुआ था एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, वो प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह इस्टेब्लिश हुआ था। अब नेशनलाइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू पब्लिक सेक्टर। अब क्या किया हमने? RBI को, जो वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह इस्टेब्लिश हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया और वो क्या कर दिया? पब्लिक सेक्टर में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जब 1 जनवरी 1949 नेशनलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंटिंग ईयर इन द बिगनिंग, जब RBI इस्टेब्लिश हुआ था तब उसका अकाउंटिंग ईयर चलता था 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। देन फ्रॉम 1940 1 जुलाई से 30 जून तक उसका अकाउंटिंग ईयर चलता था। ठीक है, ओके। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो क्या हो, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, बट 1940 से पहले तो सबसे पहले तो हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। फिर 1940 से हमने 1 जुलाई से 30 जुलाई जून तक किया। ठीक है, एंड देन फ्रॉम और जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI, वो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ है, जैसे कि हाँ मतलब ज़्यादा तो वैसे हो चुका है, बट ऐसा देखे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम 2020 to 21 1 अप्रैल to 31 मार्च बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जालन कमेटी। ठीक है, अब 1940 से हमने 2020-21 तक यही ईयर अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया है RBI ने। ठीक है, अब 2020-21 से अकाउंटिंग ईयर 2020-21 से हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर कर दिया ऑफ RBI बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जालन कमेटी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ठीक है, अब बॉडी, अब RBI क्या है? एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो। ठीक है, अब यह RBI के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर आप कंफ्यूज मत होना, जैसे अब बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो तो फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का वही होता है, बट RBI का 2020 to 21 तक यही कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा था? 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, ओके। अब हाँ, RBI इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इस लाइन को हम समझते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था RBI एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? RBI क्या है? एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इट मीन्स RBI कभी भी गवर्नमेंट, सरकार के प्रेशर
में काम नहीं करेगा। ऑटोनॉमस क्या होता है कि कभी भी आरबीआई क्या है, एक सरकार से अलग है, अलग एक बॉडी है, ठीक है, जो सरकार के प्रेशर में काम नहीं करती है। जो भी कोई बॉडी होती है जो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती और अपने एक ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है, जो जिस ऑब्जेक्टिव से वो इंस्टीट्यूशन या जिस ऑब्जेक्टिव से वो बिजनेस कोई भी स्टैब्लिश हुआ है, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करके अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है, उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस बॉडी। इट मीन्स आरबीआई कभी भी गवर्नमेंट या सरकार के प्रेशर में काम नहीं करेगी। आरबीआई के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने कहा ना अभी, आरबीआई एक के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वह उसी को फॉलो करके चलेगा, ठीक है, वो उसी को फॉलो करके चलेगा। और फिर हम यहाँ पर मैंने लिखा है आरबीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ओके, अब आ जाएंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जो इट इज़ मेड बाय मेकिंग एन एक्ट। जो आरबीआई इस्टेब्लिश किया था, हमने उसको इस्टेब्लिश करने से पहले एक एक्ट बनाया था, उसको प्रॉपर एक प्लानिंग की थी, एक्ट बनाया था, उसके बाद उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि प्रोसेस के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था इन इंडिया, तो उसको क्या कहेंगे, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो हमने एक दो इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी आरबीआई में कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आरबीआई इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका मतलब हम समझते हैं, ठीक है। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आरबीआई का जिक्र नहीं किया है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ना, उसके अंदर आरबीआई का जिक्र नहीं किया है, बट स्टिल आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं है, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, बट जो चीज़ आरबीआई के जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में नहीं लिख रखी है, वो उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन के से की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आरबीआई इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, बट इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन बुक में नहीं किया गया है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नाम दे रखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और नोट दे देना चाहती हूँ कि हमारे जो नोट्स होंगे वो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, बट जो मेरा समझाने का तरीका है वो बाइलिंगुअल होगा। मैं हिंदी मीडियम्स के नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, बिकॉज मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। आरबीआई अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो आरबीआई के जो भी कुछ वर्क रहते हैं या कोई भी उसका आरबीआई जो भी काम करता है, वो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करते हैं, चलाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो उसके बारे में और जानते हैं। बोर्ड्स इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द एक्ट आरबीआई एक्ट, ठीक है। बोर्ड्स इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द आरबीआई एक्ट। तो क्या है, हमने क्या देखा कि आरबीआई एक सेंट्रल बोर्ड के अंडर काम करता है। ऑल द वर्क ऑफ आरबीआई आर डन बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अब जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है अगेन, जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये मेरा लिखने में गलती हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से नोट्स बना रहे हैं, तो जब आप अपने नोट्स लिख रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। अब देखो, ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 4 लोग होते हैं, सॉरी, ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 5 लोगों की टीम होती है, जिसमें एक जो होता है गवर्नर, जो सबसे ऊपर रहता है, जो टॉप लेवल पे रहता है, उसको हम बोलेंगे गवर्नर, जो कि एक ही गवर्नर होता है आरबीआई में। और उसके नीचे डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स की टीम हम देखेंगे कि वो 5 लोगों की होती है, 4+1, ठीक है, 4+1, ठीक है। एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन होते हैं? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है 10, जो डिफरेंट एरियाज के स्पेशलिस्ट होते हैं, या कोई एग्रीकल्चर का होगा, या कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होगा, या कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा, या कोई स्टेटिस्टिक्स का एक्सपर्ट होगा। तो ये सब अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनको नॉमिनेट करती है, कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने लोग रहते हैं? वो 10 लोग रहते हैं। फिर लोकल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अब लोकल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं 4। दिल्ली, ये इंडिया के अंदर 4 जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। अब नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये होते हैं 2, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो अब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में देखो, सबसे पहले होते हैं 10, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है। एंड देन लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 4, जो कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, वो होते हैं टोटल 2, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 10+4, ये वाले जो रहते हैं ना, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मतलब ये क्या होता है कि ये आरबीआई के लिए काम तो कर रहे हैं, बट इनको हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट गाइज? ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, ये आपको याद करनी ज़रूरी है। अगर मैं आपको फिर से आगे बताने वाली हूँ, वैसे तो मैंने नोट कर रखा है, चलो आगे बताती हूँ। नोट क्वेश्चंस। भारत सरकार कितने मेंबर्स नियुक्त करती रही है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 10+2। हाँ, तो पहले तो 10 लोग जिसने नॉमिनेट किया था फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद दो कौन से थे? नीचे सबसे पहले, नीचे सबसे लास्ट में थे, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 2 लोग जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और ये कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है या नॉमिनेट करती है इनको। तो टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, वो टोटल है 10+2, दैट इज 12 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अब उसमें फिर मैंने लास्ट में बताया था ना कि 2 लोग जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से नॉमिनेट होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, और बाकी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं होते हैं इन नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ब्रांच, ठीक है। अब देखो, भारत सरकार में कितने गवर्नमेंट ऑफिसर, सॉरी, हाँ,
हाँ, ये तो हमने देख लिया था। थर्ड पॉइंट, भारत सरकार कितने एक्सपर्ट जो अलग अलग फील्ड के होते हैं वह कितने नियुक्त करती है? 10। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो कितने नियुक्त करती है भारत सरकार? 2। ठीक है, और टोटल कितने करती है? 10 + 2 दैट इज 12। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट is government and deputy governments are the full members in the RBI only the government और deputy governors होते हैं वही एक full time member होते हैं in RBI। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ, ये ऑफिशियल डायरेक्टर बताया था मैंने, उसमें फर्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड सेकंड था डेप्यूटी गवर्नर, सॉरी, फर्स्ट था गवर्नर एंड सेकंड था डेप्यूटी गवर्नर, जो होते हैं मैक्सिमम 4। तो ये 4 + 1 ये 5 लोग ही जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इन आरबीआई। ठीक है, अब ये थोड़ा मैंने ये पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट मैंने ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये नोट डाउन किया। Financial year starts from 1st April to 31st March in India, used by the business or the people who are in business. All the transactions took place in a business in a year are count from 1st April. Sorry. फिर अकाउंटिंग ईयर यूज्ड बाय द आरबीआई जो 1st अप्रैल से 31st अप्रैल, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, जो 1st अप्रैल से 31st मार्च है, जो कब स्टार्ट हुआ था? 2020 से 21 तक, 20 से 21 तक। एंड इससे पहले जो आरबीआई अकाउंटिंग ईयर था, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर था वो था 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, देन कैलेंडर ईयर होता है इन इंडिया। 2 कैलेंडर ईयर्स आर अप्रूव्ड, एक तो विक्रमी संवत कैलेंडर हम जो पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप जनरल पेपर के लिए पढ़ भी रहे हो, शायद किसी ने पढ़ भी लिया हो, विक्रमी संवत का कैलेंडर चलता है, और एक ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर को हमको बोलना हो ना, तो कैलेंडर ईयर क्या बोलेंगे? जैसे 2020। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे ना, अगर हमको फाइनेंशियल ईयर बोलना हो तो वो क्या, फाइनेंशियल ईयर कैसे बोलेंगे कि 2020-21, और अगर कैलेंडर ईयर बोलना हो तो 2020 बोलेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, क्या आरबीआई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं है, ऐसा अब इसका आंसर मैं बताती हूँ। रीज़न नहीं, हमने क्यों बोला आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है? बिकॉज संवैधानिक बॉडी वह होती है जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि आरबीआई इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आरबीआई का जो उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन बुक में नहीं है, इसीलिए उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं कहा है। वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट होगी, नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लास्ट आज पढ़ लेते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। हमने पहले पढ़ा गवर्नर ऑफ आरबीआई कितने होते हैं? 1, और डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं? 4। ठीक है, इतने तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड, गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटमेंट्स कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करता है गवर्नर ऑफ आरबीआई को? अपॉइंटमेंट्स कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कमिटी जो है, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जो एक बार गवर्नर बना है आरबीआई का, उसका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर। अब ऐसा नहीं है कि जो 5 ईयर बोला है तो
एक बार अगर कोई गवर्नर बन गया आरबीआई का तो वो 5 साल तक रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैंने देखो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम, अगर कोई गवर्नर बना है तो हो सकता है वो 3 साल तक भी रहे, 2 साल तक भी रहे या 1 साल तक भी रहे। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एक बार बनता है वो मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है, ठीक है। अब इंडिया में जो फर्स्ट आरबीआई जब स्टैब्लिश हुई थी उस टाइम पे फर्स्ट जो गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। क्या थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे। कौन थे? स्मिथ जी। सेकेंड जो आरबीआई गवर्नर थे वो सर जेम्स ब्रेड टेलोर थे, द फर्स्ट टू साइन द नोट। फर्स्ट तो स्मिथ जी बने थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकेंड बार बने थे सर जेम्स ब्रेड टेलोर, जिन्होंने फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने साइन किया था नोट पर। देन जो थर्ड आरबीआई गवर्नर थे वो हमारे इंडिया में से बने थे, वो थे सी डी देशमुख फर्स्ट इंडियन। जो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे वो थे सी डी देशमुख। इसको हम याद कर सकते हैं कि देशमुख जो मुझे हीरो का नाम याद नहीं, हाँ सॉरी, रितेश देशमुख एक एक्टर हैं बॉलीवुड के, है ना। तो मुझे फर्स्ट जब मैंने ये वर्ड पढ़ा था तो मुझे उनका ही मतलब इमेज अपनी दिमाग में आया था। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि उनके पापा बने थे, है ना, देशमुख सर नेम, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देन मूविंग टू द फोर्थ आरबीआई गवर्नर इज सर बेंगाल रामा रॉय। सर बंगाल रामा रॉय, इनका जो लॉन्गेस्ट पीरियड था, इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम तक आरबीआई गवर्नर की पोस्ट पे काम किया था, वो था कितने डेज थे इनके 2754 डेज तक इन्होंने आरबीआई गवर्नर काम किया था। और जो 16th गवर्नर थे वो अमिताभ घोष थे, जिन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड तक काम किया था, वो था 20 डेज। देखो मैंने बताया था ना कि टेन्योर उनका जो रहता है आरबीआई गवर्नर का वो होता है मैक्सिमम 5 years। तो उसमें जो फोर्थ नंबर पे थे सर बंगाल रामा रॉय, उन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड तक एज आरबीआई गवर्नर काम किया था, वो था 2754 डेज तक। और शॉर्टेस्ट जिन्होंने काम किया था वो है अमिताभ घोष, ठीक है। अब 26th गवर्नर है जो प्रेजेंट के आरबीआई गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, जिन्होंने प्रेजेंट में जो कब बने थे 11 दिसंबर 2024 फॉर द 3 years, वो 3 साल के लिए कौन बने हैं आरबीआई गवर्नर फॉर 3 years, और जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। एंड वो जिन्होंने जब वो आरबीआई गवर्नर बने थे वो डेट है 11 दिसंबर 2024, ठीक है। अब एक फैक्ट है जो है जर्नी ऑफ सेंट्रल बैंक्स इज स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन से जो पूरी वर्ल्ड में एक सेंट्रल बैंक की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है, जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन, ठीक है। अब 25th, अभी तो हमने पढ़ा कि ये 26th जो आरबीआई गवर्नर थे वो संजय मल्होत्रा। अब कोई पूछ सकता है कि संजय मल्होत्रा के पहले 25th आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो वो है शक्तिकांत। कौन थे? शक्तिकांत। संजय मल्होत्रा एक आईएएस हैं, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर, ठीक है, वो है 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बिकॉज 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। एंड बस अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे ताकि आज की जो सारी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।